शायर का काम तख्लीक जो होती है ना, बेसिकली मैं तख्लीक को इसलिए ज्यादा समझता हूँ कि अपनी जो वारदात है उसको कलम बंद करना वो तो सहाफियों का काम भी है, वो तो नॉवलिस्ट भी करता है, हर कोई कर सकता है। शायर वो काम भी करता है जो उस पर गुजरा भी नहीं होता, वो उसको इमेजिन कर लेता है। तो किसी पर ये ना भी गुजरा हो मुझ पर, मतलब ये मेरा अपनी कोई वारदात नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि हो सकता है मैं किसी ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जिसने मुझे ऐसा कुछ कहा हो कि मैं मौजूद होकर के नहीं होता ऐसा कुछ, तो उसके ऊपर ये सारी फिर वो एक नज्म बुन दी गई। तो उसी यही इसका पर्सपेक्टिव था कि जाहिर बात है आप किसी ना किसी मौके पर रिलेट करते हैं सबसे। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जिसने इससे रिलेट ना किया हो। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि जो शायर होते हैं उनके पास मतलब कि हर एक जिंदगी के मामले में सबसे ज्यादा उनके पास होता है, मोहब्बत के बारे में भी आप सबसे ज्यादा जानते हैं, तो आपके नजदीक मोहब्बत क्या है? वो मेरे पास तो नहीं है, सार्त्रे ने एक बात कही थी, मैं वो बता देता हूँ। सार्त्रे ने एक बात कही थी कि लव इज एब्सेंस ऑफ जजमेंट। तो मोहब्बत किसी तरह की भी जजमेंट की अदम मौजूदगी का नाम है। और कोई भी इंसान जिंदगी में, मेरा ये पर्सनल ख्याल है कि इंसान जिंदगी में दो ही उसके डिफाइनिंग एक्सपीरियंस होते हैं जो वो थ्रू आउट सारी लाइफ करता रहता है। रोजमर्रा की जिंदगी में सांस लेते हुए उसे इन दो चीजों का एहसास होता है। एक ये कि उसने मर जाना है चाहे जो भी हो जाए, दूसरा ये कि किसी पर मर जाना है। मैं भाई आपसे नज्म के बारे में पूछना था कि जो गुज़श्ता हम पिछले सालों पहले देखें तो एक नज्म की किस्म आई है कि नस्री नज्म, तो कुछ शायर उसको मानते हैं कुछ नहीं मानते, क्योंकि अगर हम अपने जो नज्म के शोरा कराम हैं जैसे फैज़ फैज़, मोमीन राशिद या जोन वगैरह, तो इनको देखें इनके हाथ कोई भी नस्री नज्म की कोई मिसाल नहीं है। तो नस्री नज्म के बारे में आपका क्या है? जी, जैसे मैंने पहले कहा था कि रिदम पसंद है। रिदम का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहर में, मीटर में है। तो अगर कोई बहुत अच्छी नस्र है जिसमें शायराना उनसर मौजूद है, शायरी बेसिकली ऐसी चीज़ को कहते हैं ना कि जो आपको अपने उस कैफियत से बाहर निकालती जिसमें आप मौजूद हैं, वो शायरी मैं उसको समझता हूँ कि आप किसी और फिजा में चले जाते हैं, जहाँ आप मौजूद होते हैं वहाँ नहीं रहते, वह टेलीपोर्टेशन का काम करती है शायरी। तो ऐसी कोई चीज जो आपको नस्र में मिलती है तो उसको हम शायराना नस्र तो कह सकते हैं, लेकिन नसरी नज्म, क्योंकि अदब की दो बड़ी अकसाम जो हमने शुरू से पढ़ी है, मैं उसको वैसे ही मानता हूँ कि नस्र और नज्म। नज्म का मतलब है कि उसमें मीटर होगा, उसमें वजन होगा, उसमें सारा एक वो जो उसकी पूरी, और नस्र आजाद है। आजाद नज्म तक तो ठीक है क्योंकि उसमें वजन तो भारत होता है, लेकिन नसरी नज्म कोई मानना चाहे तो उसकी मर्जी, लेकिन क्योंकि मेरा मिजाज के साथ उसका वो मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है तो मैं उसको नहीं समझता, मुझे मतलब अट्रैक्ट नहीं करती, कभी पढ़ के मजा नहीं आया मुझे नसरी नज्म। आप इस बारे में राय? नस्री नज्म जो है मैं उसको शायरी समझता हूँ। रास्ते में हम एक ऐसे बात भी कर रहे थे, मैंने उसको एक लाइन सुनाई, नस्री नज्म की लाइन थी, वो कहता है कि मैं बहरा हूँ मगर तुम्हारी आंखों को सुन सकता हूँ। तो ये शायरी ही है, इस तरह की कोई भी बात जो है वो शायरी है। अच्छा डायलॉग है। दूसरी बात यह कि क्योंकि हम एक ग्लोबल, यानी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब फ्रांस में ब्लैंक वर्सेस अगर लोगों ने एक्सेप्ट उनको कर लिया है उन वर्सेस को, तो हमें भी इन दी एंड करना ही है। और बहुत सारे दिग्गज लोगों ने नसरी नज्म लिखी है, ऐसे लोग जिन्हें रिदम का पता था। ये नहीं है कि उन्होंने पहले आज़ाद नज्म कही उसके बाद नसरी नज्में भी कही। तो बात वही है कि जिस तरह कहते हैं ना कि उसको बड़ा आदमी नहीं मिला, और मजाज का भी मसला है। नसरी नज्म को जब कोई बड़ा आदमी मिल जाएगा, राशिद जैसा, अल्लामा इकबाल जैसा, तो इस सिंफ को भी लोग कबूल कर लेंगे। जी जी भाई, हमारे यहाँ ना लव एट फर्स्ट साइट का कोई तस्वर नहीं है, क्योंकि रोही में ना चारों तरफ एक दूसरे को बंदा, मैं तो जेरे जाड़ता जाया ना हूँ जाड़ता सारे को देखता हूँ। वो मेरा जो पंजाबी का मैंने मतलब सुनाया कि वो तक जाए भूल जाता है, अगला बंदा रुल जाता है, मतलब अगर अगला बंदा क्यों रुल रहा है।
तो होती है, क्यों नहीं होती? जाहिर बात है आपको एक चीज देखते ही पसंद आ सकती है और उसको आप मोहब्बत का नाम देते हैं। मोहब्बत, इश्क, उनसियत, प्यार दर्जे हैं, लेकिन हो तो कुछ ना कुछ सारी बात अट्रैक्शन किसी भी चीज में फील होती है आपको पहले ही नजर में, तो वो आप जाहिर बात आगे दर्जे मुकम्मल करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब बीइंग अ सराइकी, मैं बलोच हूँ लेकिन सराइकी जुबान हमारे घर में भूली जाती है। तो मसलन आपने जिस तरह कहा, हमारे खत्ते में एक महरूमी का मामला है कि लोग अक्सर कहते हैं कि हम महरूम खत्ते में रहते हैं, हमारे पास वसाइल की कमी है, या हम तक हमारे वसाइल नहीं पहुँचते वगैरह वगैरह, या आफात के दौरान उस तरह मदद नहीं फराहम की जाती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यानी हम ये सोचें कि अब आप देखें बहुत बड़े मंच पर खड़े होकर अगर मुजद्दम खान सराइकी में कलाम सुना रहा है तो क्या ये छोटी बात है? यानी जहां पर हिंदुस्तान के लोग बैठे हैं, आप जिनको सराइकी शायद पता भी ना हो कि इस लैंग्वेज को सराइकी कहा जाता है, तो नुमाइंदगी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और जरिए होते हैं उसके। तो इस पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई महरूम खत्ते के लोग हैं। नफ्सियात तय करती है कि आप ताकतवर हैं या कमजोर हैं। तो आपको ये चूज करना है कि आपने बाज बनना है या फिर कबूतर बनना है। अच्छा, हाँ हाँ, वो है कि दिल की जमीन की जब से वो मालिक नहीं रही, दिल की जमीन की जब से वो मालिक नहीं रही, अच्छी भली जगह है मगर बिक नहीं रही। धक धक का शोर थम गया, टिक टिक का क्या करूं, धक धक का शोर थम गया, टिक टिक का क्या करूं, दिल टिक गया है उसकी घड़ी टिक नहीं रही। वाह वाह। जी देखिए, अब ये भी मैंने खित्ते के मिसाल की निशानदेही की है। देखिएगा जरा, इसमें जरा निशानदेही आप देखें कि वहां पे कैसे हर दूसरे आदमी का ये मसला है कि तू खुश ना हो कि पुकारा है जान कह के तुझे, तू खुश ना हो कि पुकारा है जान कह के तुझे, ये उसके जैसों का तकिया कलाम होता है। इसमें इससे अच्छी मेरे ख्याल में नुमाइंदगी नहीं हो सकती हमारी उस खत्ते की, उधर जिस तरह हम अंदाज में बात करते हैं। वजन भाई मैं भी रही मेरे खान ते एक रही मेरे खान शहर वास्ते ना कुछ सिलेक्ट फरमाइश मेरी किताब से आ गया, इसलिए मैं सुना देता है कि मेरे बड़ों ने आदतन चुना था एक दश्त, मेरे बड़ों ने आदतन चुना था एक दश्त, वो बस गया रहीम यार खान बन गया। तो आपको सारे उसके ज्योग्राफी देख के समझ आ गई। वैसे सोचा था मोहब्बत नहीं करनी मैंने, वैसे सोचा था मोहब्बत नहीं करनी मैंने, इसलिए की कि कभी पूछ ही लेता है कोई, जानता हूं कि तुझे साथ तो रखते हैं कई, जानता हूं कि तुझे साथ तो रखते हैं कई, पूछना था कि तेरा ध्यान भी रखता है कोई। फिर आपने एक शेर लिखा है कि गुज़श्ता शब यूं लगा के अंदर से काट रहा हूं, उस दिन आप पे क्या गुजरी थी कि आप अंदर से मुझे पता है, अगर ये बताने की बात है। नहीं, मैं इसका जवाब मैंने एक शेर में देने की कोशिश किया है, वो है कि शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, गुर्बत पे शेर कहता है बेटा रईस का। तो आपको जरूरी नहीं कि आप उस दर से गुजरे, महसूस भी करना चाहिए, बाकी सच तुम बता दो। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, नहीं बता सकता। क्योंकि आप भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो क्वेश्चन ये है कि जब आप कोई लड़की भाई कहे तो जब लड़कियों ने आपको भाई कहा यूनिवर्सिटी में, तो उस पर आपने कुछ लिखा है? ये तो ग्लोबली मसले चल यार मैं आपके इधर शहर में यूडी का ही ग्रेजुएट हूँ और वहाँ पे भाई कहने की रिवायत बहुत कम है। तो और यकीन मानो, आप अगर पूछो तो अब तो अंकल ना कहे तो ठीक है, जो बस यहाँ से लड़की ने आपको कहा था ना भाई, तो उस वजह से वो मुझे आपको ज्यादा दुख हुआ है मेरे ख्याल में।
उमर भाई आप लास्ट सेशन लेंगे, उसके बाद में सेशन एंड करेंगे आपसे। मुस्लिम भाई आपसे सवाल है, एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है नहीं करनी चाहिए। मैंने ये चुप इसलिए गिनती कर रहा है। मैंने आज तक किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी तरह से। खुद ही सबके खुद ही टूट जाते हैं। उसका नाम किसी ने कहा, ये ख्वाहिश है, बहुत शर्मिंदा हुआ है ये वफा में। हाय हाय। वो है कि इतना बिखरा हुआ मैं लाया गया मैशर में, इतना बिखरा हुआ मैं लाया गया मैशर में, हर कोई जमा हुआ मेरे सिवा मैशर में। वाह। एक तादाद में कम, दूसरा मैदान वसी, बड़े शर्मिंदा हुए अहले वफा मैशर में। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। इसने पूछी है आखिरी ख्वाहिश मोहब्बत मैंने की हुई है। अब आपको समझ आएगी कि दिल क्यों नहीं तोड़ा किसी का। उसने पूछी है आखिरी ख्वाहिश, और मोहब्बत भी मैंने की हुई है। हाँ। तो ये कुछ भी अपना नहीं है मेरे पास, बद्दुआ भी किसी की दी हुई है। ये आप क्वेश्चन दोनों पहले चाहते हैं कि आपकी जो मोस्टली शायरी है वो इतनी बुक पे है जो आपकी जिंदगी में नहीं है। थोड़ा उसके लिए शायरी की जाए। क्या वो इस काबिल है जिसने दिल तोड़ा उसके लिए शायरी की है? जी, आपका एक ये सवाल जो है दोनों शायरों की तरफ से मैं जवाब दे रहा हूँ कि गलतफहमी पर मबनी है। आपको ये किसने कहा कि मौजूद नहीं है? ये इसने अपने हिस्से का सच बोला है। अब कह दो सेम है, आप अपने से का साथ बोल। मेरे हिस्से का बोल नहीं सच। पाएगा। 3 बच्चे हो गए हैं, ये सच है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों शायरी से है, लेकिन जो पर आपने चूंकि जिक्र किया ट्रेजेडी का, तो पूछना मैं ये चाहता हूँ कि सोशल मीडिया ने जिस तरह हर चीज का, हर शोबा हयात का पैराडाइम बदल दिया है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि शायद जो है वो एक पार्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, या जिस तरह उस भाई ने भी एक क्वेश्चन किया कि आपको जो मसाइल हैं ज़ातियत के अलावा उन पे भी लिखना चाहिए, तो क्या सोशल मीडिया आप समझते हैं कि इसने शायरों को महदूद कर दिया एक पार्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखने पे, क्योंकि जाहिर है उसका जो है डायरेक्ट रिलेशन उससे भी है कि वो बुलाए जाते हैं शायद दोबारा उन मुशायरों में, तो सोशल मीडिया का इफेक्ट ऑन पोएट्री ये मैं जानना चाहता हूँ। शायर ये देखता है कि समाज कैसे लोग चला रहे हैं और कैसे लोग चला सकते हैं। जाहिर है अब हम जब जामियात में आते हैं तो हम बच्चों को देख रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, इनमें से कई होंगे यानी मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से मुंसलिक होंगे और वही लोग बेसिकली निज़ाम को चलाएंगे। जब आप ये देखते हैं कि एक जामिया में जाते हैं तो उन लड़कियों के मसाइल देखते हैं ना कि उन्होंने ज़िंदगी में मोहब्बत भी तो करनी है। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जिसमें पिछले कोई 70 बरस से मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए पर ज़्यादा मज़ामीन लिखे गए हैं बजाय इसके कि मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि यही साबित करती है कि हम इंसान हैं। तो इसमें फर्क होता है मुआशरों का। अगर एक मुआशरा पहले से ट्रेजेडी के साथ जूझ रहा है, उलझ रहा है, वहाँ के लोगों को पसंद आएंगी एंटरटेनिंग चीजें, वो जाएगा कॉमेडी की तरफ। जिन लोग जो खुशहाल मुआशरे हैं ना, वो लोग अपने क्योंकि वो उनके अब वो भरे बैठे हैं, उनका पेट भरा हुआ है, हर चीज उनको गवर्नमेंट दे रही है, अब वो जाएंगे फलसफे की तरफ, अब वो जाएंगे ट्रेजेडी क्या होती है, अब वो पढ़ेंगे कि हमारे फलसफे के सवाल क्या हैं, ये सारे भरे पेट की मसाइल हैं। हम लोग तो जिंदगी के बुनियादी मसाइल से उलझ रहे होते हैं, अब हमें भी सुनना शुरू कर देंगे कि ये फलसफा क्या है, वो नहीं सुनेंगे लोग, वो जाएंगे ट्रेनिंग जिस जहाँ फैक्टर होगा। तो इसलिए जहाँ ज्यादा बहुत है इस चीज की कि किसी भी चीज को जब तक आप ट्रेनिंग नहीं बनाते तब तक उसको वो जैसे कहते हैं पजीराई नहीं मिलती, तब तक उतनी लोगों तक पहुंच नहीं पाता जितना आप चाहते हैं। कहा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन पहुंचता बहुत कम है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि दोनों मुआशरों का फर्क होता है इसमें कि आप दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला नॉवल आप जानते हैं कौन सा है?
He rules in हैरी पॉटर जी। तो छोड़ दें कि दुनिया में एंटरटेनिंग जो फैक्टर है उसका बहुत ज्यादा एक इफेक्ट होता है। तो अरस्तू जब पोइट्री के बारे में लिखता है तो वो कहता है ट्रेजेडी जो है वो सबसे आला पोइट्री है, उसके बाद वो रखता है किसी एपिकोरेट फनी पोइट्री। ये तो आप उसके अरस्तू को कितने लोगों ने पढ़ा है? फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में जा रहे हैं हम, यानी ट्रेजेडी से मुराद यही ले रहे थे कि जो समाज में होने वाले अलमियात हैं, यानी जैसे हमारे यहाँ वो बच्चों को कत्ल कर दिया गया था, पेशावर वाला जो एपीएस का वाकया है, यानी उसको हम वो दिन भी यानी ब्लैक डे के तौर पर उसको मनाया जाता है, शोक का दिन होता है। इस तरह के अलमिया की, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ट्रेजेडी, ये तो तयशुदा मुसल्लमा हकीकत है, यानी कोई अदब, चाहे अदब हो या अदब ना हो, अलमिया के बगैर नामुमकिन है। ये अरस्तू की कंक्लूजन थी। और जो मॉडर्न आदमी है ना, मैं जिस बंदे पर शायरी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो, आपने एक फिल्म देखी है डेडपूल नाम की एक फिल्म है, तो किसी ने अगर, हाँ जी, 2 उसके मेरे ख्याल में पार्ट है, उसका जो हीरो है ना, दरअसल वो हीरो जो है मॉडर्न आदमी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हैविंग एवरी पावर, स्टिल वो एक कॉमेडी है, यानी वो जो कह ले वो उस पर उसका मजाक उड़ेगा, वो एक भद्दी सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो ऐसे आदमी के लिए आपने लिखना है कि जो मुकम्मल होने के बावजूद नामुकम्मल है, तो उस पर आप कैसी शायरी करेंगे? यानी ना तो अभी रास्ते में हम ये बात कर रहे थे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इखलाकियात का दारोमदार भी माशियात पर होता है, तो माशरों का माशी तौर पर मुस्तहकम कर दें, उनकी इखलाकियत बेहतर हो जाएंगी और उनका अदब भी बेहतर हो जाएगा। उमर भाई, आपकी एक किताब छाया हुई थी जिसका टाइटल भी एक था सर, उसके बारे में जरा ऑडियंस को बता दें कि वो एक नाम रखने की वजह, एक ही नाम है। बस नाम मुझे शुरू से, एक तो आपने अगर मेरी कुछ इब्तदाई गज़लें पढ़ी होंगी, मेरी जैसे नज़्म में भी डिजिट्स से बड़ी मोहब्बत है मुझे। शायद इंजीनियरिंग भी इसी वजह से चूज़ की थी कि मैथमेटिक्स और ख़ास तौर पे जो डिजिट्स हैं, और उनमें भी डिजिट्स में भी 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स होते हैं आपके, इनसे बड़ी एक शुरू से मुझे एफिलिएशन फील होती है। तो जब किताब का नाम रखने का मामला है तो मैंने कहा 0 तो अजीब लगेगा मतलब सिफर बड़ा अजीब सा नाम हो जाएगा, तो मैंने फिर एक चूज़ किया। और इसमें मेरी 2015 से आगाज से लेकर 18-19 तक, मतलब प्री कोविड जितनी भी चीजें थी वो इसमें मतलब मौजूद है। अब तो यही इसका एक छोटा सा तारुफ था। आपका क्वेश्चन? ठीक है, आपने जैसे कहा कि रियाजी के हवाले से कि काफी इंटरेस्ट है, तो लगा आपने उसको फिर शायरी में भी दिखाया होगा कुछ अशआर? मतलब बहुत सारे हैं। मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब 7 समझ, हर एक हज़ार में बस 5-7 हैं हम लोग, निसाब इश्क पे वाजिब ज़कात हैं हम लोग। बहुत सारे ऐसे आपको शायद जिसमें जिक्र से आखिरी सवाल, जितना मेरे इल्म में आप अच्छे दोस्त भी हैं, तो जब आपने एक दूसरे को पहली दफा सुना था इस मुशायरे में, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो, मतलब कि आपका, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। पहली दफा मैंने उमर को अपने घर ही सुना था। वो मुलाकात, एक शायर अभी आपने सुने भी होंगे, मिर्जा फैसल, उनकी शायरी भी, तो वो उमर को लेकर आए थे और वहीं पर इससे गजल सुनी थी। बल्कि मुझे इसका शेर भी याद है कि मुझसे पहले दिया घर वालों को फल और साया, मुझसे तो पेड़ की रफ्तार ज्यादा निकली। तो ये इसका पहला, यानी जो मेरे मुझ तक इसकी जो शायरी पहली दफा पहुंची थी, तब से हमारी दोस्ती है। इम्प्रेशन ये आया कि भाई कोई अगर बैठा होता है, मैं तो खुद को तोपची समझता था, मैं कहता था मैं तुरम हूँ, तो इसको सुनकर पता चला कि शायरी के नए यानी तरीके भी हैं, नया जरिया इजहार भी है और नए अंदाज से भी बात की जा सकती है, मुख्तलिफ अंदाज से। जैसे इसने कहा ना कि ये हिंसों का इस्तेमाल करता है, मेरी शायरी में हिंसे है नहीं, इनफैक्ट मुझे मैथ समझ नहीं आती, मैं आम गिनती से भी भागता हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास बहुत सारे पैसों में बंदा रख लूंगा वो गिना। बिल्कुल, जैसे इसने बताया कि वो सेम जो हमारा मुश्तरक एक दोस्त था, वो उसने बताया कि एक, उसी के अल्फाज में बताऊं,
सच बता दूं, सच हाँ। सच। तो उसने मुझे एक दिन कहा कि हम बैठते थे शाम को, 2-3 हम दोस्त थे, तो उसने कहा कि एक मलेशिया से ताज़ा नमूना आया है तो आज उससे मिलाऊंगा। तो उसने कुछ नमूने के कुछ शेर भी सुनाए इसके, तब बड़ा एक जिसे कहते हैं ना शकील किस्म के जो तराकीब वाले इसके अशार होते थे। तखल्लुस भी बता दूं उस वक्त का? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बता रहा। अच्छा असल में हमारी दोस्ती इतनी पुरानी है कि वो चीजें अब जो सोशल मीडिया के थ्रू नई लोगों तक पहुंची वो भी पता है, तो हम इसलिए भी शायद अच्छे दोस्त हैं क्योंकि हमारे पास काफी राज है एक दूसरे के, तो वी कैन नॉट अफोर्ड यू नो कि हम आपस में कुछ ऐसा वैसा। तो खैर वो लेके गया, जैसे इसने कहा, मैंने भी जब इसको पहली बार सुना तो मुझे कम से कम ये अंदाजा हुआ, क्योंकि इसने अपनी पहली गुफ्तगू में ही ऐसे फिलोसॉफिकल टर्म्स और बड़ी दकीक किस्म की बातें, मैंने कहा ये कुछ करने वाला है आगे आने वाले वक्तों में। तो बस वही बात, जाहिर बात है अच्छा इंप्रेशन था दोनों का, तो अब तक दोस्त हैं, वरना तो एक आधी मुलाकात के बाद आप मिलना भी पसंद नहीं करते किसी को, खास तौर पर शायर। ऐसा ही है बिल्कुल। और ये क्योंकि मुशायरों में शरीक होता रहता था, मैं नहीं होता था, तो ये मुझे बताता रहता था अहवाल। और यानी बहुत बहुत जगह पे ना दोस्ती फ़ायदेमंद भी होती है। और शायरों में मतलब अब मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है ये शेर मैंने क्यों नहीं कहा ना, जो इसने कहा होता है। वो एक जेलसी भी होती है, बीच बीच में चल रही होती है, लेकिन हमारी दोस्ती जो है उससे ज़्यादा है और मुझे खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि सारे शायरों में ऐसे दोस्ती हो, और मैं गलत चाहता हूँ। तो भाई इस सेशन का इख्तिताम करते हैं आपके एक शेर से, जो आप जिसके अंदर आपने सिद्धू मूसेवाले का जिक्र किया। हाँ मतलब ही सुनाना। चलो मैं सुना देता हूँ। है कि तुम्हें किस पागल ने कहा है सिर्फ सफेद बदन लिए फिरते हो, तुम्हें किस पागल ने कहा है सिर्फ सफेद बदन लिए फिरते हो, दुनिया के 4.5 अरब मर्दों का कफन लिए फिरते हो। हाय हाय, आहा, अंधा भी बता सकता है तुम्हारा सर था किसी के सीने पर, कपड़ों में शिकन लिए फिरते हो, बालों में बटन लिए फिरते हो। आहा, वाह। और तुम्हें सिद्धू ने देखा ही नहीं, वरना किसी गीत में कह देता, आंखें नहीं अपने चेहरे पर 2 नाली गन लिए फिरते हो।